संत्रास 9। अवचेतन वाही उपन्यास मदन मोहन तरुण द्वारा रचित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। 9। मुझे थके हारे लोग, भूख से बिलबिलाते बच्चे और उभरी हुई पंजरियां तथा सुंदरी स्त्रियां, ये सभी छूते हैं। उसने खुद को छू कर देखा। संभव है वह स्थिति की इसी समग्रता में जीता है। सब कुछ इसी असंगति में जब्त है। जब उसका बच्चा बीमार था और इंजेक्शन की चुभन से उसका मुंह टेढ़ा हो गया था और पूरा चेहरा काला फक्क, तब भी वह नर्स के चेहरे को देख रहा था और उसका हृदय गर्म गर्म पिघल रहा था। दम तोड़ता हुआ बच्चा मुस्कुरा कर इंजेक्शन भोंकती नर्स। एमए के परीक्षा फल प्रकाशन के 7 महीने बाद जब वह रांची गया था तो उसे अजीब सा लगा था जैसे वह किसी पराये शहर में घूम रहा हो और हर सड़क उससे प्रश्न कर रही हो, क्यों, कहाँ के रहने वाले हो। यूं ही उसे सब कुछ पराया पराया सा लगा था। दोस्तों से मिलकर लगा कि वे सब चेहरे हैं, किसी धुंध में उन्हें कभी देखा होगा। आहा, तुम, ओ यार, बच्चा और अंत तक ढीली हो जाती है 100 हाथ ढीली हो जाती सी हाथों की पकड़। वह उन्हें देर तक देखता रहा था। देर तक वह कुछ बोल नहीं सका था। पप्पू यूं बोलता था जैसे कोई पुराना बदला सधा हो। वह हंसता तो जैसे कंकड़ फेंक रहा है। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, कहो भैया अपनी साहित्यिक गतिविधि। और वह इस गतिविधि की चर्चा सुनकर स्तब्ध रह गया। साहित्य, जैसे उसके सामने कोई अपरिचित सा शब्द आ गया हो। साहित्य, हाँ, कुछ ऐसी ही चीज़, पर जाने क्या, उसके लिए सोचना संभव नहीं था। गतिविधि अर्थात मनोविश्लेषण, नहीं, अंतर्मन के संगठन की खोज, छुबन, ऐसी ही कोई चीज। वह चुप था। कुछ भी कहा नहीं जा सकता, सिर्फ चुप रहा जा सकता है। तब तक पप्पू एक बड़ी सी फाइल उठा कर ले आया। यह रहा। अपना तो यार सिलसिला ही ऐसा है, लिखे बिना चैन नहीं। तुम्हारे बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। तुम ठहरे कोरे कभी, लेकिन मैं जगह बना लूँगा। कहानी, उपन्यास, कविता, नाटक, निबंध, आलोचना, सब कुछ तो लिखता हूँ मैं। कहीं न कहीं निकाल ही लूँगा। वह उसे देख रहा था, सिर्फ देखता जा रहा था। आखिर वह कहना क्या चाहता है? देखो ना, यह माध्यम से स्वीकृति पत्र आया है। देखा है तुमने? कभी नहीं देखा। ओ, अच्छा, यह रहा। खूबी तो यह है कि वह सारी चीज़ें एक ही कार्ड में छापता है। स्वीकृत, अस्वीकृत, पुस्तक समीक्षा और कुछ और। यह माया का, यह मनोरमा का, यह माधुरी में पत्र छपा है। फिर उसने उंगलियों पर गिनते हुए बतलाया, इस तरह हिंदी साहित्य में कोई भी महीना बिना मेरे नाम के नहीं गुजरा। पप्पू प्रसन्न था, उससे भी अधिक उत्साहित। क्या वह बदला लेना चाहता है या उसे चिढ़ाना चाहता है? क्या करना चाहता है वह? यह सब दिखलाकर जी में आया कह दे, हाँ भाई, तुम बहुत बड़े लेखक हो गए, मेरा क्या। कि तभी एक ठहाके ने उसका ध्यान तोड़ दिया। अरे यार, ऐसा घपला दिया है उस शांतों को कि वह याद रखेगा। बड़ा बकबक किया करता था। अपनी यानी तुम्हारी वाली, ये उसका भक काटा कर दिया है। शांतों, उसका जी शांतों से मिलने को हुआ। वह बहुत चुप रहता है किंतु महाकिताबी है। वह बोलना शुरू करता है तो नीत्शे ने अपनी फलां पुस्तक में फलां पृष्ठ में यूँ कहा, खलील जिब्रान के अनुसार अज्ञेय आदि। और बस भीड़ में शांतों ने क्या कहा, यही बात गड़बड़ा जाती है। वह अपने ललाट पर झूठ मूठ बल देता था। सब मिलाकर मुझे वह एक संगत किताबी कार्टून मालूम पड़ता है, पर आदमी है मीठा। कई बार वही इन सबों से बकवासों में उलझ चुका हूँ। और बेकार क्या सोचना। उसे याद है कि अपनी चर्चा करता हुआ पप्पू थक गया। चाहे जो लिखो, जितनी बड़ी चीज़ लिखो, बिना छपे उसका कोई मूल्य नहीं। जो जितना पुराना है वह उतना बड़ा घाघ है। हिंदी में ऊंची दुकानें चलती हैं, भला नीरज फीरज में क्या रखा है? बच्चन ही क्या है, कोफ्त, और यह बूढ़ा क्या लिखता है। लेकिन पिछले अंक की कल्पना ने उसकी रचना को पठनीय बतलाया है। हिंदी की अच्छी पत्रिकाएं अपना व्यक्तित्व खो रही हैं। यह दुख की बात है।
मुझे लगता है कि मैं सर पीटूं। इन सारी बातों का सच होना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस चर्चा के कारण उसका सर भन्ना गया। वस्तुतः यह सब वह कुछ नहीं चाहता, वह पैसा चाहता है। भगवती चरण वर्मा ने लिखा है, मैं पैसे के लिए लिखता हूँ, पर इसके लिए साहित्य ही क्यों लिखा जाए? इसके लिए तो परचून की दुकान भी खोली जा सकती है। प्रतिबद्धता को आज ऐसे भी लेखक खूंटा मानते हैं। कई बार उसे खुद भी लगा है कि ठीक यही है, परंतु अपनी भी तो प्रतिबद्धता होती है। पिछले 2 दशकों में हिंदी के किसी लेखक का व्यक्तित्व उभर कर नहीं आया, या ऐसे लेखक 2 या 3 हैं, यह क्यों?